का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एमएसएस के ऊपर। एमएसएस क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ऑलरेडी हम एमएसएस को देख चुके हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल एमएसएस को नहीं देखा, बल्कि हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे थे। तो सिर्फ एक वो चीज हमने डिफाइन की थी कि यार एमएसएस वो पॉइंट होता है जहां से हमारे पास मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देती है, लेकिन उसके कुछ स्पेशल रूल्स नहीं देखे थे। लेकिन अब हम जो है वो अपने एंट्री टेक्निक की तरफ जाने लगे हैं। एंट्री टेक्निक जो है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले जो बेसिक रूल्स है एंट्री टेक्निक के, वो मैं आपको बताने लगा हूं। तो जिनकी आपने आज प्रैक्टिस करनी है, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है? एमएसएस है। और साथ जो हमारे पास है वो सीआईएसडी है। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, आजकल लेटेस्ट मॉडल्स के अंदर सीआईएसडी यूज होती है, और जो उससे पहले था वो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता था। सेम ही चीजें हैं, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। जो आपको इजी लगे, दोनों सेम ही है। इजी वाला भी कोई सी नहीं है। एक सिर्फ बॉडी की क्लोजिंग के ऊपर है, कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है। एक जो है वो आपका वीक के ऊपर है। बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, या थोड़ा सा जो है वो सीआईएसडी आपको जल्दी इंडिकेशन दे देता है। बाकी उसके अलावा और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब जो हमारे पास एमएसएस है, एमएसएस का मीन क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और सीआईएसडी क्या होता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि जो स्टेट है उसकी जो है डिलीवरी वो चेंज हो जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर आपने बहुत कुछ सीख लिया। अभी तक मैंने आपको जो कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सीख लिया। आपको स्टार्टिंग में एक चीज को भी पकड़ के आप ट्रेड कर सकते थे। आपके पास तो मैं डेली बेस पे कुछ ना कुछ सिखाई जा रहा हूँ, अब सीखी भी जा रहे हो। लेकिन एक ट्रेडर के पास एक पॉइंट वो आता है कि यार वेयर टू रिएक्ट, मतलब कि उसको रिएक्ट करने का नहीं पता कि यार ठीक है मैंने सारा कुछ नॉलेज ले लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे मार्केट के अंदर किस जगह पे किस पॉइंट के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, किस पॉइंट के ऊपर मार्केट के अंदर एंटर होना चाहिए, किस के अंदर हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो जो हम ट्रेड प्लान करते हैं, हम दो ही जगह पे करते हैं। एक तो हमारे पास जो होता है वो रिवर्सल वाला एरिया होता है कि जहां पे हमें आइडेंटिफाई हो सके कि यार हमें यहाँ पे रिवर्सल आएगा। या दूसरा जो है वो हम कंटिन्यूशन की ट्रेड करते हैं। कंटिन्यूशन की ट्रेड भी हम करते हैं कि जी को ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करें, मार्केट ओटी के लेवल के ऊपर है। मतलब दो ही कंडीशन के अंदर हम ट्रेड करते हैं। तीसरा हमारी ये कंडीशन नहीं होती कि हम चलती मार्केट के अंदर रिटेलर की तरह घुस जाए। ये सीन हमारे पास नहीं होता। हम बड़े रिलैक्स होके इस मार्केट के अंदर आते हैं। तो अब जो हम एमएसएस पढ़ने लगे हैं, ऑलरेडी आपको भी एमएसएस का पता है, और लेकिन जो चीजें मैं आपको एमएसएस के अंदर बताऊंगा उसको आपने माइंड में रखना है। तो आपकी जो एमएसएस की स्टडी है वो आपके पास ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो एमएसएस के लिए कुछ पहले सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर हम एमएसएस की तरफ आते हैं। सीएसडी भी सेम ही है। अच्छा, मैं एग्जांपल के तौर पे मार्केट का मूव जो है वो डिफाइन करता हूँ। अच्छा, मार्केट जब हमारे पास किसी भी ट्रेंड में चल रही होती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ डाउन ट्रेंड की। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, वो कैसे चलती है? मार्केट आती है, एक लो लगाती है, लो के बाद मार्केट हमारे पास क्या करती है? एक हाई लगाती है, और उसके बाद वो हाई लगाने के बाद मार्केट जो है वो फर्दर लो लगाती है। इसका मतलब ये कि मार्केट ने जो हाई लगाया उसमें इतनी पावर होती है कि वो जो हाई लगाया मार्केट ने, मतलब उसने इतनी लिक्विडिटी ले लिया, उस हाई में इतनी पावर होती है कि वो मार्केट को उठा के इतना नीचे फेंक देता है कि वो प्रीवियस लो को भी मार्केट क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है। जिस तरह के ये होगा, अभी लो ब्रेक हो चुका है, फिर फर्दर मार्केट यहाँ पे लो लगाने के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करती है? एक हाई लगाती है। जब भी मार्केट एक हाई पॉइंट लगाती है, तो उसके बाद मार्केट जो है वो फिर फर्दर हमारे पास क्या करती है? नीचे गिरना शुरू कर देती है, और जो है वो लो लगाना स्टार्ट कर देती है। सेम एज इट इज एक हाई, फर्दर जो है वो लो लगा। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है, ये हमारे पास कंप्लीट एंड कंप्लीट जो है वो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कैसे पता लग रहा है जो आपके पास ये क्या ब्रेक हो रहे हैं? लोज ब्रेक हो रहे हैं। यार आने वाला जो लो है मार्केट उसको क्या कर रही है? ब्रेक कर रही है। अब आपको क्या पता लग रहा है कि यार ये जो हाईज लगे हुए हैं ना, इनके अंदर इतनी पावर है, मतलब इस हाई के अंदर इतनी पावर है कि इसने क्या किया कि उठा के मार्केट को नीचे फेंका है। ठीक है, इस हाई के आगे देखिए, इतनी पावर है कि इसने ये जो नीचे उठा के इसको फेंक दिया। इस हाई में भी इतनी पावर है कि इसने उठा के मार्केट को नीचे फेंक दिया। अब यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें कि ये हाई ब्रेक नहीं हो पाते। मार्केट क्या करती है? लोज ब्रेक करती है, हाई को ब्रेक नहीं करती। आपने देखा ये हाई वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है, ये हाई भी हमारे पास वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहता है, ये भी हमारे पास जो हाई है वो पेंडिंग पड़ा रहता है। जिस तरह हमने ड्रॉन लिक्विडिटी के अंदर देखा था, मतलब ये हाई जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड के अंदर है, ड्रॉन लिक्विडिटी की बेस के ऊपर देखे, तो मार्केट जो सबसे ज्यादा हाई लगाया होता है, मार्केट उसको क्या कर रही होती है? प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो अब जब मार्केट हमारे पास इस जब हाई को ब्रेक करेगी, असल जो गेम स्टार्ट होती है एमएसएस की वो कहां पे होती है? जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है। अब जब मार्केट इस हाई को, इस स्विंग हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगी, तो समझे मार्केट के अंदर क्या आने लगा? रिवर्सल आने लगा, मार्केट के अंदर गड़बड़ होने लगी है। अब मार्केट का ट्रेंड यहां से शिफ्ट होने लगा। मतलब पहली इंडिकेशन आपको मिल जाती है कि जब मार्केट अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है, जिससे मार्केट गिरी होती है। ठीक है, वो उसको अगर ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड था उसके अंदर अब गड़बड़ हो चुकी है। अब ये यहां से क्या होने लगा? चेंज होने लगा। तो अब यहाँ पे ये जो इंडिकेशन मिलती है आपको एमएसएस के थ्रू मिलती है। अब आपने इसके जो चंद रूल आपने माइंड के अंदर रखना है। पहला जो आपके पास यहाँ पे रूल है, ठीक है, वो रूल आपने माइंड में रखना है कि आपने हमेशा
जो एमएसएस को देखना है वो आपने किसी पॉइंट किसी लेवल के ऊपर देखना है, ठीक है। लेवल मींस आप किसी लिक्विडिटी के ऊपर देखोगे, किसी पीडीआर रेज के ऊपर देखोगे, किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी ब्रेकर ब्लॉक, या जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ, इवन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी बात करो, तो अगर आपने एमएसएस को भी एमएसएस या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दोनों को देखना है, तो आपने किसी लेवल के ऊपर देखना है। कोई फेयर वैल्यू गैप है उसके ऊपर आप आके देख लो कि मार्केट का बिहेव कैसा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई ब्रेकर ब्लॉक है, कोई या कोई भी ऐसा मॉडल जो आपने आगे जाके स्टडी करना है या जो अभी तक आप स्टडी कर चुके हो, उसके ऊपर जब मार्केट आएगी देन हम वहां पे एमएसएस को देखेंगे। उसके अलावा चलती मार्केट के अंदर हमें एमएसएस देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें वहां पे जो एमएसएस मिलेगा वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। हमारे जब मार्केट लेवल्स के ऊपर टच करेगी, एक लिक्विडिटी को लेगी, एक फेयर वैल्यू गैप को टच करेगी, फिर उसके बाद जो है हम वहां पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास रूल आ जाता है, यहाँ पे पहला रूल है कि वॉच लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने लेवल्स को वॉच करना है हायर टाइम फ्रेम के, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आपके पास रूल आ जाता है इसका एमएसएस का, वो आपके पास क्या आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। मतलब जो मूव जिसको आप एमएसएस की नजर से देख रहे हो कि यार ये कहीं पे एमएसएस कर रहा है, उस मूव के अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एग्रेसिव मूव, ठीक है। इसको आगे साथ में इक्वल टू लिख देता हूँ कि सिंपल वर्डिंग के अंदर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सिंपल टू सिंपल आपको बताऊं। एग्रेसिव मूव मतलब कि ये जो मूव होगा ये बड़ा फास्ट होगा, इसके अंदर जो कैंडल्स बन रही होंगी वो फास्ट बन रही होंगी, वहां पर टाइम पास नहीं हो रहा। फास्ट मूव होता है जैसे ये आया, ये आ रहा है। टाइम पास वाला मूव कौन सा होता है? मतलब मार्केट आई, मार्केट ने लो लगाया, फिर उसके बाद इसके पास जा रही है, लेकिन वो टाइम पास स्लोली स्लोली आपके पास जो है जा रहा है। क्योंकि स्मार्ट मनी ने जब ट्रेड करनी होती है तो वो कभी भी मार्केट के अंदर टाइम पास नहीं करवाती, मार्केट वो ऑर्डर पिक करती है। स्मार्ट मनी का ऑर्डर पिक होता है, मार्केट फौरन से पहले वहां से रिएक्ट करती है। तो ये आपके पास एक इंडिकेशन भी है स्मार्ट मनी की कि स्मार्ट मनी यहाँ पे ट्रेड करी है और आपने स्मार्ट मनी के साथ ही ट्रेड करनी है। तो ये सेकंड चीज ये जो है कि आपने माइंड में रखना है कि एमएसएस अगर आप देख रहे हो या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, दोनों चीजें आप देख रहे हो, तो वहां पे जो मूव होना चाहिए वो एग्रेसिव होना चाहिए। और एक और चीज ये है कि इसके अंदर आपके पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। जाहिर सी बात है जब मार्केट एग्रेसिव जा रही होगी, एग्रेसिव बाय जा रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई जा रही है, तो वहां पे क्या होंगे? फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी। ये तो कॉमन सी बात है। और ये एक और आप हिंट अपने पास माइंड में रख ले कि भाई यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप आपके पास होना चाहिए। अब ये जो एमएसएस की सीआईएसडी क्या चीज है? ये भाई एक टेक्निकल पैटर्न है जो कि आपको सिग्नल देता है रिवर्सल का। बाकी इसके अंदर कोई जो है मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके जो रूल्स हैं वो यही है कि सबसे पहला कि आपने एमएसएस को किसी लेवल के ऊपर चेक करना है। सेकंड, उस जिस मूव को आप चेक कर रहे हो एमएसएस के लिए, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वाला मूव होना चाहिए, मतलब अग्रेसिव मूव होना चाहिए। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी एमएसएस कर रही है, उस डायरेक्शन के अंदर लाजमी आपके पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रही हो। मतलब उस जो डायरेक्शन है उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप आपको पोटेंशियल बताता है। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के टॉपिक के अंदर मैंने बताया था जिस साइड पे आपके पास एफवीजी बन रहा है, मतलब कि मार्केट की अटेंशन उस साइड पे जाने की। तो सिंपल, अब आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब एमएसएस आपने देखना कैसे है? नियरेस्ट स्विंग हाई, नियरेस्ट स्विंग लो। अगर आप जो है मतलब कि फर्दर बाय साइड पे देखना चाह रहे हो, मतलब कि आप यहाँ से ये इसी की डायरेक्शन ले लेते हैं कि अगर आप यहाँ से बाय की ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो नियरेस्ट आपके पास जो है वो स्विंग हाई होगा। जब मार्केट उसको ब्रेक करेगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? एमएसएस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखनी है, ये चीजें आपको सिंपल यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिलेगी कि रिसेंट स्विंग हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो एमएसएस हो गया, या जो सीआईएसडी हो गया मतलब अपोजिट कैंडल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। यहाँ पे एक चीज जो माइंड में रखने वाली चीज है कि एमएसएस आपने तब देखना जब मार्केट उस लेग की लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी हो और उससे नीचे क्लोज हो चुकी हो। मतलब अगर आप यहाँ पे एक नया केस क्रिएट करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। मार्केट की आपके पास लो आ रही है, मार्केट आई, एक हाई लगाया, फिर उसके बाद लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया। अब मार्केट यहां से अगर ऊपर चली जाती है, देखें ये देखने के लिए क्या है हमारे पास? नियरेस्ट स्विंग हाई है, ठीक है। मार्केट अगर ये यहां से ऊपर चली जाएगी तो ये आपके पास एमएसएस नहीं हुआ, ये नियरेस्ट स्विंग आई है, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये एमएसएस नहीं हुआ। लेकिन आपको जब आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको लोग यहाँ पे भी एमएसएस बता रहे होंगे, ये एमएसएस नहीं हुआ। एमएसएस के लिए जरूरी ये है कि जिसने ये लो लगाया, मतलब ये लो लगा, ये वाला लो इसको ब्रेक करे, ठीक है। इसको ब्रेक करे, कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक करे, तो वो आपके पास ज्यादा सॉलिड होगा। नहीं तो एटलीस्ट आपके पास वीक भी हो जाए। वीक अगर आ जाती है तो हम सेंटीमेंट्स को देख के जो है वो हिडन इसको जो है वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्योंकि किसी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो कैंडल, अगर आप मिनट पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सेकंड के ऊपर मार्केट ने कुछ किया होगा, तो लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ हुआ होता है। तो क्योंकि वीक जो बनी होती है, वीक में अपोजिट कैंडल होती है। मतलब कि अगर ग्रीन कैंडल बनी हुई है ऊपर नीचे, उसकी वीक बनी हुई है, तो इट्स मीन कि उसमें जो है वहां पे अपोजिट कैंडल होती है, तो हम उसको ले सकते हैं। लेकिन आपके पास जो ज्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए? कि बॉडी। अब ये चीज माइंड में रखें कि अगर आप एमएसएस देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एमएसएस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका लो जो है उसके नीचे जो है वो मार्केट की क्लोजिंग आनी चाहिए थी। लेकिन जो हम केस देख रहे थे वो यहाँ से ही ऊपर गया हुआ था।
तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर अब कहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर हम इसके जो उस लो पे जाएंगे जिसने लो को ब्रेक किया हुआ। अब कौन सा है? वो ये लो है, ठीक है, इस लो ने इस लो को ब्रेक किया हुआ। तो भाई ये जो ये वाला स्विंग हाई है, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। जो गलत चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि यार ये चीज जो है नियरेस्ट स्विंग आई, जो भी करीब तरीन स्विंग आई है हम उसको लेंगे, लेकिन जो है हमारे पास वो वाला लेंगे जिसने लो को ब्रेक किया हुआ। अगर इसने लो को ब्रेक नहीं किया हुआ तो ये हमारे पास एमएसएस नहीं है, ये हमारे पास जो है फेक एमएसएस आप इसको कंसिडर कर सकते हो। फेक क्या है ही नहीं, गलत है, ठीक है, लेकिन लोग आपको ये दिखा रहे होंगे। तो मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया। अब इसके बाद अगर इससे ऊपर जाती है और इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करती है, देन हमारे पास क्या हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम नीचे फेयर वैल्यू गैप के साथ या किसी भी लेवल के साथ हम प्ले कर सकते हैं फॉर ट्रेड। ठीक है, ये हमारे पास जो है ट्रेड यहाँ पे एमएसएस के थ्रू हो जाती है। अब मुझे बताएं कि एमएसएस की समझ आ गई है? तो ये जो है एमएसएस, ये इसके लिए बिग मतलब कैंडल का जरूरी है, बिग नहीं चलेगी ना? अगर बिग के साथ ब्रेकआउट हो रहा है या बिग इस पे काम कर रही है तो वो नहीं इंक्लूड होगी ना? यहाँ इस स्टेज की बात करें, इसकी बात करें, अपर वाले की पार्ट की बात करें या डाउन वाले की बात करें? तो डाउन वाले की। डाउन वाली में मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी ये है कि आपके पास उसके नीचे बॉडी का क्लोजर है। ठीक है, इसके नीचे बॉडी का क्लोजर आए, मतलब बॉडी नीचे क्लोज हो। लेकिन अगर आपके पास विक आती है, बॉडी आपके पास क्लोज नहीं होती, मार्केट यहां से भी निकल जाती है, तो आप उसको ले सकते हो। लेकिन वो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब वो इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपके पास नहीं होगा, उसमें फेलियर का चांस आपके पास देखने को मिल जाता है। बाकी वो भी अगर मार्केट जस्ट विक से भी करके चली जाए तो भी आपके पास क्या हो चुका है कि मार्केट के अंदर एमएसएस हो चुका है। लेकिन अथेंटिक क्या है कि मार्केट उसके लो के नीचे एक दफा क्लोजिंग दे दे। जी सर। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन ये था ना कि वीक वीक भी चल जाती है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि बॉडी की क्लोजिंग आ जाए, वीक भी चल जाती है। अब ये था हमारे पास जो है एमएसएस का तरीका। अब जब एमएसएस हो जाएगा फिर आपने इस लेग के अंदर क्या देखना होता है, फिर वैल्यू गैप देखना होता है, जो कि मैं कल एंट्री टेक्निक के अंदर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें और देखनी है। अभी आपको ऑथेंटिक, आपका टास्क ये है कि आपको ऑथेंटिक एमएसएस फाइंड करना आ जाए चार्ट के ऊपर। सेकंड जो आपका टास्क ये है कि आपको ऑथेंटिक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फाइंड करनी आ जाए चार्ट के ऊपर। जब आपकी इसके ऊपर ग्रिप बन जाएगी कि यार आपको फाइंड करना आ गया, फिर उसके बाद आप एंट्री टेक्निक के ऊपर इजीली इजीली मूव कर जाओगे। अब हम चलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है? ये हमारे पास एमएसएस ही होता है, मतलब जहां पे मार्केट ने अपनी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करनी है। तो लेकिन एमएसएस के लिए हम क्या देख रहे होते हैं, स्विंग हाई। मतलब यहाँ पे जो केस देखा था इसके अंदर हमने क्या देखा था, स्विंग हाई देख रहे थे। इसके अंदर हम स्विंग हाई नहीं देखते, इसके अंदर हम लास्ट ऑपोजिट कैंडल देखते हैं। अपोजिट कैंडल कैसे देखते हैं कि मतलब ये कौन सा मूव आ रहा है, सेल का मूव आ रहा है। मतलब ये वाली जो लेग है, मैं इस सिर्फ इस लेग की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो लेग है ये किस किया, सेल किया। इसके अंदर लास्ट ऑपोजिट कैंडल, मतलब लास्ट ऑपोजिट कैंडल सेल के जो लेग है उसके अंदर जो आखिरी ऑपोजिट कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल जो है वो आपके पास जो है वो एक्ट एज ऑर्डर ब्लॉक करती है। और जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है ये भी बेसिकली एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक होता है। आने वाले टॉपिक के अंदर जब आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सीआईएसडी और ऑर्डर ब्लॉक आपके पास एक ही चीज है। लेकिन आप अब इसको देखें क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास है वो क्या हो रही है, डिलीवरी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे लास्ट ऑपोजिट कैंडल आ जाती है, लास्ट ऑपोजिट कैंडल। जब मार्केट उस लास्ट ऑपोजिट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो वो आपके पास क्या होगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मतलब वही वाला चीज, वही वाला रूल, सिर्फ एमएसएस के लिए हम स्विंग हाई देख रहे होते हैं, लेकिन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए हम लास्ट ऑपोजिट कैंडल देख रहे होते हैं। मार्केट अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाए और यहाँ पे अगर मल्टीपल कैंडल्स आ जाती हैं सीरीज में तो हम सीरीज ऑफ कैंडल्स को लेते हैं। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है तो हम क्या करेंगे, उस एक को ले लेंगे। अगर दो कंसेक्टिव आ गई, ठीक है, ये नहीं कि एक जो है ग्रीन उसके बाद रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, नहीं। उसके अंदर तो अगर इस तरह का केस आ रहा है तो जो करीब तरीन मतलब जो सबसे लास्ट होगी इस लाइन में, जो सबसे लास्ट वाली जो ऑपोजिट कैंडल होगी हम उसको लेंगे। अदरवाइज जो हमारे पास अगर सीरीज में आ जाती है एक दो तीन इकट्ठी हमारे पास जो है ग्रीन कैंडल्स आ जाती हैं तो हम उन ग्रीन कैंडल्स को इकट्ठी को हम ले लेंगे। अगर उसके ऊपर मार्केट हमारे पास क्या करेगी, क्लोज कर देगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सी कैंडल्स की फॉर्मेशन के अंदर ड्रा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे कैंडल्स को ड्रा करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ना सेल की लेग आ रही है, ठीक है, आप इसको समझ लें। अब उसके बाद जो हम बाय की लेग बनाते हैं, अब ये देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, सेल का लेग हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो कंटिन्यूअसली कैंडल्स आ रही हैं वो हमारे पास कौन सी है, सेल की है। अब ये जिस तरह सेल की कैंडल्स आ रही हैं इसके अंदर जो लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी है हमारे पास, जो वो कौन सी है, वो ग्रीन कैंडल है। अब इसकी क्लोजिंग के ऊपर ये जो क्लोजिंग है इससे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। वीक पे नहीं लेनी होती, इसमें हमने लेनी होती है बॉडी से। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी क्लोजिंग से एक लाइन ड्रा कर ली और हम इसको मार्क कर देंगे किस नेम से, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से, कि ये हमारे पास क्या है, CISD। ठीक है, अब इसके लिए भी वही वाली शर्त ये है कि इस लो के नीचे, अब ये देखिए लो कौन सा लगा है मार्केट में, लो कौन सा लगा है, वो ये लगा है, उस लो को ब्रेक करे।
ठीक है, ये देखेंगे आपके पास क्या हुआ, वो लो ब्रेक हुआ है। यही वाली चीज एमएसएस वाली, कि ये जो लो लगा हुआ है इस लो को ब्रेक करें, ये लो लगा हुआ है इस लो को ब्रेक करें। अगर इस लो को ब्रेक ना करती, ये इस केस में जैसे ये ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ना होती, वीक से भी हो जाता। आप देखें यहां से अगर ये ऊपर जाता तो आपके पास ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं थी, फिर हम इसके अलावा कोई और कैंडल को देखते। ठीक है, वो हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के तौर पे आनी थी, क्योंकि इसने फर्दर लो को ब्रेक नहीं किया हुआ। हाँ, लेकिन अब ये जो कंडीशन बनी हुई है इसके अंदर तो लो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, मतलब उस लो को मार्केट ब्रेक कर चुकी है, उस लो की भी लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया। तो आपके पास जब मार्केट इससे ऊपर क्लोज होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब यहां से अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है, यहां से मार्केट ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाके जब मार्केट की कैंडल क्लोज होती है, तो आपके पास क्या हो चुकी है, मार्केट की डिलीवरी जो है वो आपके पास क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब मार्केट इसके दोबारा रीटेस्ट के ऊपर, जैसे मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे, आप बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है कि ये थोड़ा सा आपको जल्दी इंडिकेट कर देता है एमएसएस की निस्बत, क्योंकि एमएसएस के अंदर आपको स्विंग हाई का वेट करना पड़ता है। तो जिस आप स्विंग हाई का वेट कर रहे हो, यहाँ कहीं पे आपके पास क्रिएट हुआ हो, तो वो क्या होता है कि आपके पास आपकी ट्रेड 1:1 उस टाइम तक कर चुकी होती है, इसलिए हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को ज्यादा यूज करते हैं। और सेकंडली, आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जो कि ऑथेंटिक है वो आपको एमएसएस के साथ ही मिलेगी, बस थोड़ा सा ये आपको क्या करेगी, मोस्टली 70 to 80% एमएसएस और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास जो है वो इकट्ठी ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप इस लेग के अंदर देखें जो मैंने क्रिएट किया हुआ, इसमें ये लो लगा हुआ है, इसके नियरेस्ट स्विंग हाई कौन सा पड़ा हुआ, वो ये पड़ा हुआ। ठीक है, ये लो लगा हुआ था। अब लेकिन जो हमारे पास एमएसएस होता है वो हमारे पास क्या होता है, वीक के ऊपर होता है। अब यही एमएसएस यहाँ पे भी एमएसएस होगा, और यहीं पे हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। वही वाला केस बना हुआ, ये लो, ये वाला जो लो है ना, मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में और अच्छे से इजी हो। ये वाला लो जो येलो कलर से सर्कल से मार्क किया वो ये है, कैंडल की शेप में आप देखें। इस लो को फर्दर किसने ब्रेक किया, इसने। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ हुआ, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब ब्रेक कर देगी, इस केस के अंदर उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास जो एमएसएस होगा वो इसी के ऊपर होगा, नियरेस्ट के ऊपर। ये वही वाला सीन, इसको क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया। तो अब जो हमारे पास एमएसएस होगा इस हाई के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्विंग आई है। मैंने आपको बताया था ना, स्विंग आई की क्या शर्त होती है कि सेकंड कैंडल का हाई हो और थर्ड कैंडल वो क्या करे, इसके लो को वायलेट कर दे। अगर थर्ड नहीं भी करती तो उसके बाद वाली नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ अगर लो को वायलेट कर दे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, स्विंग है। तो यहीं पे हमारे पास एमएसएस भी है, यहीं पे हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाजूकात कंबाइन मिल जाते हैं, और बाजूकात हमारे पास सिर्फ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलती है और एमएसएस थोड़ा सा आगे जाके हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गया। जी सर। ओके, मैं ये चीजें यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले लें, और फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, और सारी चीजों को हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम को भी डिस्कस कर लेते हैं, टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट को, फिर जाके हम प्रॉपरली देखते हैं। अब यहाँ पे आपने जो ट्रेडिंग प्लान करना है, एक तो मैं कल अगेन आपको टाइम फ्रेम्स का बताऊंगा, क्योंकि एंट्री टेक्निक कल आपको पढ़ाऊंगा, 3 मॉडल्स पढ़ाऊंगा एंट्री के। तो उसके बाद भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी एक यूनिकॉर्न मॉडल पढ़ाऊंगा, वो भी एंट्री टेक्निक है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं टाइम का जिक्र आज कर लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि अगर हमने ट्रेड को होल्ड करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए हम ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, तो कौन सा टाइम फ्रेम हम देखेंगे। अब सबसे पहले आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि आप ट्रेडर कौन से हो। ठीक है, कि आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक और शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, या आप स्कैल्पर हो। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर भी 2 टाइप के ट्रेडर आते हैं। ठीक है, तो आप कौन से हो। अगर तो आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप वो चीजों को देखेंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप स्विंग के अकॉर्डिंग देखोगे। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप उसको देखोगे, मतलब शॉर्ट टर्म ए हो, शॉर्ट टर्म बी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे। स्कैल्पर हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे। अब आपकी ये चीज सबसे बड़ी गलत होगी कि आप स्कैल्पर हो और स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग आप ट्रेड को होल्ड करके बैठ जाओ, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप क्या करते हो कि आप उसको स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग होल्ड करके बैठ जाओ। नहीं, आपको वो सारी मार्किंग, वो सारा टाइम फ्रेम आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग अप्लाई करने होगा, अदरवाइज आप गलत हो जाओगे। क्योंकि अगर आप स्कैल्पर हो और आप किसी ट्रेड को होल्ड करके बैठ गए, तो समझे आपके अंदर लालच आया हुआ। ठीक है, या आप डर आया हुआ कि यार मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस के बगैर होल्ड करके बैठ जाओगे कि यार ठीक है, या आप बड़ा टीपी लगा के बैठ जाओगे जो कि आपके रूल्स के खिलाफ होगा। ठीक है, तो अब आपको इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडर की। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर है वो चार्ट्स को किस टाइम के ऊपर वॉच करेगा, मंथली के ऊपर। ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, जो अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, वो देखेगा डेली चार्ट्स के ऊपर। और वो जो एंटर होगा, उसकी जो एंट्री होगी वो H1 के चार्ट के ऊपर होगी। ये थी पोजिशनल ट्रेडर की, मतलब वो ट्रेडर जो ठंडा ट्रेडर, मतलब कि लॉन्ग टर्म चलता है, उसका जो वॉचिंग होगी वो किसके ऊपर होगी, मंथली के ऊपर। वो चार्ट्स को मंथली टाइम फ्रेम पे देखता होगा। फिर अगर उसको ट्रेड के अंदर एंटर होना है तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर ड्रा करना है वो डेली के चार्ट के ऊपर करेगा। और अगर उसको ट्रेड के अंदर एंटर होना है तो वो H1 के ऊपर एंटर होगा। ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए था। अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडर के लिए।
ठीक है, वो चार्ट्स को किस टाइम के ऊपर वॉच करता है, वो वीकली टाइम के अकॉर्डिंग चार्ट्स को क्या करता है, वॉच करता है। अगर उसने स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर यानी जो भी लेवल्स वो ड्रा करता है, तो वो किस के ऊपर करेगा, H4 के ऊपर करेगा। और एंट्री वो किस टाइम फ्रेम के ऊपर करेगा, M30 के ऊपर उसकी जो है वो एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद आपके बाद जो हमारे पास आ जाता है, ये स्विंग ट्रेडर हमने लिखना था, हमने एफ क्यों लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ठीक है, वो आपके पास जो है, मैं इसको शॉर्ट ही कर देता हूँ, शॉर्ट टर्म, ठीक है, ट्रेडर। आपके पास जो वाचिंग करता है वो आपके पास किसके टाइम फ्रेम के ऊपर करता है, डेली के ऊपर करता है, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो H1 के ऊपर होती है, और जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो आपके पास M15 के ऊपर होती है। ये आप जो आप ट्रेडर हो वो ये हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ठीक है। इसके अलावा एक और शॉर्ट टर्म ट्रेडर आता है, उसमें वो क्या करता है, उसका जो वाचिंग होती है वो डेली के बाद H4 को भी साथ देखता है, ठीक है। मतलब जो दूसरा होता है ये थोड़ा सा फास्ट होता है, वो भी मतलब एक्स्ट्रा आप कह लें कि शॉर्ट टर्म। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर मैपिंग करता है वो M30 के ऊपर करता है, और वो जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है वो हमारे पास जो उसकी ट्रेड एग्जीक्यूशन होती है M15 से लेके M5 तक होती है, ठीक है, M5। अच्छा, ये हमने देख लिया शॉर्ट टर्म ट्रेडर की दूसरी टाइप, जो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। वो जो चार्ट को देखता है उसकी वॉचिंग होती है H4 के ऊपर, M30 के ऊपर उसका स्ट्रक्चर रहा होता है, लेवल्स जो भी वो कर रहा होता है वो उसके M30 के ऊपर होते हैं। उसकी एंट्री होती है M5 से लेके M15 के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर वो मार्केट के अंदर एंटर होता है। उसके बाद एक और हमारे पास जो ट्रेडर आता है वो आ जाता है स्कैल्पर। ये स्कैल्पर क्या करता है, वो फास्ट एग्जीक्यूशन करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, उसका जो टाइम देखने वाला चार्ट देखता है, ज्यादातर जो चार्ट उसके पास ओपन होते हैं वो H1 के होते हैं। स्ट्रक्चर उसकी जो मैपिंग हो रही होती है, जो लेवल्स देख रहा होता है या जो चीजें स्टडी की हुई है वो मार्क कर रहा होता है, वो M15 के ऊपर कर रहा होता है। और जो उसका एंट्री मॉडल होता है, मतलब जिसको वो देख के एंटर होता है, वो M1 से लेके मतलब 1 मिनट से लेके M5 तक उसकी एग्जीक्यूशन होती है, M1 M3 M5, इन 3 टाइम फ्रेम के अंदर वो एंटर होता है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो भी इसके अंदर आ गया कि यार मैंने इसको किस तरह होल्ड करना है। अब जिस टाइप के आप ट्रेडर हो आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब हम कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, हम ये वाले, यहां से लेके ये जो नीचे तक हम है ये सारे हम लोग हैं, ठीक है। हमारा पोजिशनल के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, स्विंग के साथ भी हमारा इतना कोई खास चक्कर नहीं है। स्विंग ट्रेडर जब आपके पास कैपिटल बड़ा हो जाएगा, होप्स आने वाले टाइम के अंदर होगा, आप जर्नी स्टार्ट करें, फिर आपकी कुछ एक आधी ट्रेड जो है वो आप एक अकाउंट ओपन करके एक्स्ट्रा उसके अंदर स्विंग ट्रेड को आप ओपन करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो आपका जो है वो यहाँ तक है। अब आप कौन से ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जब भी आना है चार्ट के ऊपर, आपने एक दफा, क्योंकि बार बार आपको इन चार्ट्स के ऊपर आने की जरूरत नहीं है, आपका नैरेटिव बिल्ट हो जाता है, आपने एक दफा मंथली चार्ट को नजर मार लेनी है। जब आप आओगे सुबह, मतलब जब भी एवरी डे आपने आना है, तो आपने एक दफा मंथली चार्ट को नजर लगा मार लेनी है। और दूसरा जो है, आपने वीकली चार्ट को एक दफा नजर मार लेनी है। वीकली चार्ट को आपको मारनी पड़ेगी नजर, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर कोई भी लेवल, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, वो मार्केट के लिए हाईली रिस्पेक्टेबल होता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा रिस्पेक्टेबल होता है। तो आप डेली बेस पे आके एक दफा मार्केट को नजर मार लें, क्योंकि मार्केट कोई हायर टाइम फ्रेम के लेवल के अंदर तो नहीं आ गई। क्या आप समझ रहे हो कि मार्केट बेरिश है, जिस तरह अभी गोल्ड है, मतलब आपको लग रहा होगा कि मार्केट का जो गोल्ड है वो बेरिश है, लेकिन गोल्ड जो है वो क्या करता है कि वो वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है और यहीं से रिवर्स होगा। तो इसी तरह आपको क्या करना होगा कि वीकली चार्ट को देखना है, वीकली चार्ट के बाद आपको डेली चार्ट के ऊपर आना है, डेली चार्ट के बाद आपकी सारी गेम शुरू हो जाती है, जो गेम मैंने आपको बताई है। सिर्फ आपको एक दफा स्टार्टिंग में जब आप चार्ट्स को ओपन करें तो आपको मंथली और वीकली को नजर मारनी है। उसके अलावा आपका इनके साथ लेना देना नहीं है, फिर बाकी जो आपका लेना देना है वो इनके साथ है, क्योंकि आप ये वाले हो, आपकी फिर इनके साथ जो है वो मार्किंग होगी। अब जो ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आपके पास डेली के चार्ट को भी आप देख रहे होगे, और डेली का चार्ट भी मेरे ख्याल से आपको एक दफा जरूरत पड़ती है मार्किंग के लिए बस, उसके बाद आप बार बार नहीं देखते। उसके बाद आप कहाँ पे शिफ्ट होते हो, H4 के ऊपर। H4 पे आने के बाद आप H1 पे, M30 के ऊपर, ये चार्ट जो टाइम फ्रेम है आप इसके ऊपर शिफ्टिंग कर रहे होते हो आप ट्रेड्स के लिए। लेकिन आपकी जो एंट्री है, जो एंट्री मॉडल देखना है, MSS वगैरह ये सारा कुछ, वो आप इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखोगे, M1 से लेके M15 तक। स्टार्टिंग में आपको मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1 मिनट के ऊपर जाएं, आप 1 मिनट से ऊपर रहे। M3 कम से कम, M5 के ऊपर 1 मिनट के ऊपर नॉइज ज्यादा होता है। तो लेकिन जो स्ट्रक्चर क्लियर होता है वो M1 के ऊपर ज्यादा अच्छे से आपके पास देखने को, क्योंकि ज्यादा कैंडल्स होती है तो बंदा फिर अच्छे से जज कर सकता है मार्केट को। तो फिर आपकी जो स्ट्रक्चर में जो चीजें आ जाएंगी, डेली का चार्ट, H4 का चार्ट, H1 का चार्ट, M30 का चार्ट, इन चार्ट के ऊपर आपकी नजरें होंगी। लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन किसके ऊपर होगी, 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक। ठीक है, आपको ये टाइमिंग्स की कुछ होप सो समझ आ गई होगी। कुछ मैं आपको कल डिटेल के अंदर बता दूंगा, डिटेल के अंदर ऑलरेडी बता दिया, लेकिन एक दफा हम फिर इसको कल जो है वो टाइमिंग्स के साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही। हम जो सा देख मंथली मंथली रहे हैं, ठीक हम्म। है, स्ट्रक्चर हम डेली पे बना रहे हैं, एंट्री हम है ना 1 आवर पे ले रहे हैं, इसी तरह नीचे देख लें कि देख हम डेली का वो रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हम 1 आवर का देख रहे हैं, एंट्री हम 15 पे ले रहे हैं। तो मुझे इसके सिस्टम पे समझ नहीं, ऐसा क्यों है, देखना किसी और को, एंट्री कहीं और।
क्योंकि आपके पास, मैंने आपको बताया कि हमेशा हर टाइम फ्रेम रिस्पेक्ट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना, एक दफा टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको जी। जब एक एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था कि हमेशा हर टाइम फ्रेम क्या करता है, लीड करता है। तो हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर होता है ना, क्योंकि एल्गोरिथम है ना, उसने जिस टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर बनाया उसने उसको प्ले करना है। और अगर उसके ऊपर जब बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आ गया, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का कोई लेवल आ गया, तो वो बड़े टाइम फ्रेम को फिर रिस्पेक्ट देगा, फिर वो लोअर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसलिए फिर हम सारे टाइम फ्रेम्स को देखते सब देखें, अब आप डेली का देख लें कि हम डेली को वॉच कर रहे हैं, स्ट्रक्चर जो हम 1 आवर पे बना रहे हैं इंटरनल हम 15 पे ले रहे हैं, या हैं। जी, 4 घंटे का हम वॉचिंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर, तो फिर हम उसको स्ट्रक्चर किस तरह हम उसका बनाएंगे, अब मैं देख के बताता हम। हूँ, डेली के ऊपर आप आए हो, आपको एनालिसिस कर लिया आपने चार्ट के ऊपर आके कि यार डेली के ऊपर मार्केट क्या कर रही है, वही कैंडल्स है ना, आपके माइंड के अंदर इमेज बना होता है कि चार्ट डेली का। अगर आप उसको माइंड से निकाल दे कि डेली का चार्ट है, आपको नहीं पता, उस चीज को हाइड कर दे, तो फिर आपको उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन ही करनी है ना। डेली पे आके आपकी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। आप डेली के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अगर आपने डेली के स्ट्रक्चर पे अगर आपने ट्रेड करनी है, तो फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। एक दिन के बाद अगली कैंडल बनेगी, वो एमएसएस करेगी, फिर वो एफवीजी बनाएगी, फिर वो एफवीजी में एंटर होगी, तो करते करते तकरीबन आपके 10-15 दिन लग जाएंगे। आप कौन से ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ना। तो फिर आपको इसलिए जाना पड़ता है एंट्री के लिए M5 और M15 के ऊपर, या M1 के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेड करनी है, और ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी कहां पे मिलेगी, उस लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपका वही क्वेश्चन आता है कि आप कहते हो कि जी मैं डेली पे बैठना चाहता हूं, तो आप डेली पे बैठो। आपका वो क्रिएट होते 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 तकरीबन 10 दिन लग जाएंगे। क्या आप 10 दिन ट्रेड ही नहीं करोगे? आपको ट्रेड चाहिए, और आपके ट्रेडर की टाइप कौन सी आ रही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। तो आपको डेली बेस पे ट्रेड करनी है, तो डेली बेस पे ट्रेड करने के लिए आपको किस पे जाना पड़ेगा, लो टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। और छोटी सी एग्जांपल एक और लेने, आपने सेशंस के अंदर ट्रेड करनी। सेशन तो हमारे पास सिर्फ 4 घंटे का होता है, 4 से 5 घंटे होते हैं ना। तो अगर आप डेली के सर चार्ट के ऊपर बैठे हुए, तो वो तो पूरा सेशन ही चला जाएगा, क्योंकि वो तो कैंडल सर खत्म अब होगी देखिए एक दिन हम, के बाद। सर हम जब वॉच कर रहे हैं 4 आवर्स को, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर भी तो उसी पे बनाना चाहिए, फिर हम 30 पे या 1 आवर पे क्यों जाएंगे? देखिए, अगर आप H4 को वॉच कर रहे हो, आप आ जाते हो H4 में, अगर आप आ रहे हो ना, मतलब शॉर्ट टर्म 2 पे आ रहे हो, तो वो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो स्कैल्पर के साथ। ठीक है, उसमें आपकी जो नजरें होती हैं चार्ट के ऊपर H4 के ऊपर होती है, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है, H4 के ऊपर अगर आप एमएसएस का वेट करोगे, H4 को ही आप देख रहे हो, H4 पे अगर आप एमएसएस का वेट करोगे, तो फिर आपकी ट्रेड कितनी डिले हो जाएगी। और ये ट्रेडिंग के रूल के अंदर से रूल आता है, ये कोई मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है, मतलब आप एक रूल को स्टडी कर रहे हो। इसके पीछे कोई जो भी लॉजिक साइंस है, वो यही मैं बता रहा हूँ कि आपको एंट्री चाहिए होती है और ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है, क्योंकि ज्यादा कैंडल्स बन चुकी होती हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप H4 पे ही बैठे हो, आप कहते हो कि यार मैं H4 वाला ट्रेडर हूँ, मैंने H4 पे बैठना है, तो वो चार्ट आपको बताते बताते पता नहीं कितना टाइम निकाल देगा, और आपकी ट्रेड अंदर से मिस हो चुकी होगी। क्योंकि हर टाइम फ्रेम आपके पास एल्गोरिथम की बेस के ऊपर हर टाइम फ्रेम अपने अकॉर्डिंग प्ले करता है, एनालिसिस सारे सेम है। तो ट्रेड करने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो कि आपको ट्रेड मिल जाए। वही नहीं तो आपको वेट, देखें, अब 4 घंटे, अगर आप 1 घंटे के ऊपर जाएंगे, तो 4 घंटे वाली कैंडल जो है वो 1 घंटे पे शिफ्ट करोगे, तो 4 कैंडल के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। तो आपके पास ज्यादा बड़ा डाटा होगा, ज्यादा बड़ा डाटा आपको ऑब्जर्वेशन के लिए होगा, आप वहां पे ऑब्जर्व कर सकोगे, बजाय आप एक 4 घंटे की कैंडल को ऑब्जर्व करते रहोगे। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल 4-4 घंटे की बनी हो, उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे? वही आप 1-1 घंटे की, आपके पास जब 8 कैंडल्स बन जाएंगी, वो ज्यादा उसके अंदर ऑब्जर्वेशन होगी। तो हम एंट्री के लिए बेसिकली, ये इसका रूल है, तो हम इसको करते हैं। अब इसके पीछे अगर हम चले जाएं कि यार ये क्यों ऐसे करते हैं, तो वो आप समझे कि एक रूल है, मतलब हर चीज के रूल्स होते हैं ना, तो ये ट्रेडिंग के रूल में से एक रूल है। और स्कैल्पिंग के लिए जो क्वेश्चन आया कि कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक, ये देखें, ये चीज लिखी हुई है ना एंट्री के लिए, ये सारा एंट्री वाला एरिया, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन तो हो गया कि वॉचिंग हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हमने वो बनाया, फिर एंट्री जब स्ट्रक्चर पे लिया, तो फिर मैं एंट्री के लिए हमें लगता फ्रेम क्यों, टाइम फ्रेम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें एंट्री के लिए कुछ रूल्स चाहिए होते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि आपको एमएसएस देखना है, एमएसएस के साथ आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है। उस एरिया पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप एक लेवल था, ठीक है, ये लेवल है, आपने मार्क किया हुआ H1 के ऊपर, ठीक है, आपकी यहाँ पे कैंडल रेक्टेंगल कहाँ गया, हमारा नीचे होगा। आप यहाँ पे आ गए हो, आपने इस लेवल के ऊपर ट्रेड प्लान करनी थी। ऑल राइट, इसका कलर भी रेड कर देते हैं, नीचे है। अब यहाँ से आपने एक बुलिश ट्रेड करनी थी, ठीक है, आप किसके ऊपर, H4 वाले ट्रेडर हो, आप ये कैंडल देख रहे हो M30 के ऊपर। अगली कैंडल आपको 30 मिनट तक कंफर्म करेगी, अगली कैंडल बन के 30 मिनट तक आपको बताएगी कि वो क्या, कौन सी डायरेक्शन में या कुछ करने लगी है, ठीक है। लेकिन जो है आपके पास, अगर यहाँ पे इसके बाद आप शिफ्ट हो जाओगे M5 के ऊपर या 15 के ऊपर, वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा कैंडल्स आ जाएंगे। मतलब M30 वाली अगर आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हो, तो 6 कैंडल्स आ जाएंगे। वो आपको क्या पता, जल्दी यहाँ पे जो नियर स्विंग आई है, उसको जल्दी आपको ट्रेड ऑफर कर दे, बजाय ये आपको कंफर्म करती 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 आपको यहाँ पे जाके कोई एंट्री दे, फिर आपकी ट्रेड यहाँ पे जाए, आपका रिस्क टू रिवार्ड खराब हो जाता है। हम रिस्क टू रिवार्ड, क्योंकि एक्चुअल ट्रेड आपकी यहाँ से बन चुकी होती है, मार्केट आपकी फिर फर्दर यहाँ से ऊपर जाने लग जाती है। आप वेट करने की बजाय आप यहाँ से जल्दी एंटर होने के लिए, अपना रिस्क टू रिवार्ड ठीक रखने के लिए, आप यहाँ पे फिर जो है लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्टिंग करते हो। सर
ये जो फॉर आर वाचिंग स्ट्रक्चर 30 मिनट और 25 to 50 मिनट, ये हम्म। आप मुझे करके दिखा सकते हैं मतलब जी, मैं चार्ट पे? मैं मैं चार्ट के ऊपर करके दिखाता हूँ। अभी तक के लिए समझ आ गया, मैं सारा कुछ आपको करके दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। बस ये चार्ट पे ये वाला कर देना शॉर्ट टर्म जो मैंने आपको बताया, 4 आवर्स ओके 30 और 50 मिनट, ओके, तो मुझे कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सारे करके दिखा देता हूँ। आपको आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जस्ट मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट, जो उसका प्रैक्टिकल है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, तो बाकी जो कुछ चीजें कंसेप्ट प्रैक्टिकल के बाद समझ आ जाते हैं ना, क्लियर हो ठीक जाते है। हैं। अब जो मुझे ओके कुछ ओके हो ओके रहा है तो ओके वो ओके। प्रैक्टिकल के बाद अब हम चलते हैं H4 से, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे H4 के अकॉर्डिंग आप जो है अपने लेवल्स को मार्क कर लो कि यार ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है वो ले लेते हैं, बल्कि हमने बैक टेस्टिंग करनी है, लो टाइम फ्रेम पे जाना है। हम करीब 3 लेवल को देखते हैं। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी, हम इसको टारगेट करते हैं कि यार H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ये लिक्विडिटी है। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब H4 पे आपने क्या कर लिया, लिक्विडिटी को मार्क कर लिया, लेवल्स की आपकी आप देखते हैं इसको, आपने इसके अकॉर्डिंग आपने एक लेवल जो है लिक्विडिटी का मार्क कर लिया। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि नियरेस्ट मार्केट इधर है, लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो ये चार्ट हमारे पास फ्री वर्जन है, तो यहाँ पे चार्ट हमारे पास देखने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं करीब 3 देख रहा हूँ। अच्छा, हम H4 पे, H4 के बाद अब हमने चले जाना M30 के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। मैं जाने लगा M30 के ऊपर। अब मैं M30 के ऊपर आ गया, अब मैं यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, हायर हाई हायर लोज, मार्केट क्या कर रही है, क्या बिहेव है। अब M30 के ऊपर मुझे बिहेव पता लग रहा है मार्केट का क्या है, कि मार्केट कंप्लीटली हमारे पास किस ट्रेंड के ऊपर आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई आ रही है। और यहाँ पे आप नियरेस्ट लिक्विडिटी को टारगेट करें, वो आपके पास ये स्विंग हाइज आपके पास पड़े हुए हैं, मैं इसको बनाता हूँ। पहला ये लिक्विडिटी, सेकंड वन ये, यहाँ पे एवरेजेस को भी आप मार्क कर लें, ठीक है। और थर्ड वन फोर्थ वन ये आपके पास ये है, उस साइड पे भी हम नहीं जा रहे, ये लिक्विडिटी की लाइन है। मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, किधर की हमारी लिक्विडिटी है, ओके। लिक्विडिटी ओके, इसका कलर भी हमने यही रखा हुआ, खैर इसका कलर हम रेड करते हैं। ये हमारे पास रेड लाइन लिक्विडिटी वाली है। अब यहाँ पे आपकी वाली बात कि M30 के ऊपर हम लोग आते हैं, हमें यहाँ पे MSS देखना है और या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखनी है। अब MSS के लिए आप यहाँ पे एक चीज देखें, अब आपको MSS कहाँ पे मिलेगा। अब जो सबसे नियरेस्ट जो स्विंग हाई आपके पास पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है इन स्लैग में, मुझे आप लोग बताएंगे। तो किस साइड पे आप पूछ रहे हैं? स्विंग हाई का मैं पूछ रहा हूँ कि इस लेग में, क्योंकि इसने लो लगाया हुआ है ना, इसने लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है, इस लेग के अंदर स्विंग हाई आपके पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? तो ये जो ग्रीन के साथ बनी हुई है। ये वाली, क्या ये वाली? जी। गलत है भाई, कैसे है स्विंग हाई? कौन सी फर्स्ट कैंडल ले रहे हो, कौन सी कैंडल का हाई ले रहे हो? देखिए कहा हाई कहाँ पे लग रहा है, इक्वल में आ रहा है, ये देखें। आपके पास ये पड़ा हुआ, ये स्विंग हाई पड़ा हुआ, इस लेग के अंदर कोई भी आपके पास स्विंग हाई नहीं है स्वाइस के, ये आपके पास पड़ा हुआ। देखें, आपको अभी तक स्विंग हाई देखना नहीं आया, तो आप क्या फर्दर देखोगे? मैंने आपको बताया नहीं था कि वो जिस कैंडल ने लो लगाया उसके बाद फिर मार्केट एक हाई लगाए, ठीक है, ये हाई पड़ा हुआ, इसने अगर लो लगाया हुआ तो इसका हाई ये पड़ा हुआ, वायलेट हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये इस कैंडल ने अगर लो लगाया, इसका हाई ये पड़ा हुआ, वायलेट हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लो लगा हुआ, इसका हाई ये पड़ा हुआ, वायलेट हुआ ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है स्विंग हाई नहीं है, वो ये पड़ा हुआ, देखिए ये हमारे पास लगा हुआ। अब ये हमारे पास क्या है, स्विंग आई है। अब मार्केट जब इसके ऊपर क्लोज करेगी M30 के अकॉर्डिंग, फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, MSS होगा। M30 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके हमें MSS देखने को मिलेगा, इसके बाद जाके हम कहीं पे ट्रेड करेंगे। ये हमारे पास क्या हो चुका है, MSS हो गया। अगर हम M30 के ऊपर ही रुक जाते हैं, क्योंकि आपकी बात थी कि H4 पे हम लोग आगे हमने जो है चार्ट को देख लिया, हम M30 पे ही क्यों रहते हैं, M30 से मतलब जो है लो टाइम फ्रेम पे क्यों जाते हैं, अब उसके पीछे रीजन मैं बताने लगा। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग MSS हो रहा है M30 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर आपके पास MSS होता है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे, क्या इतना बड़ा मूव निकल चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे इतना बड़ा मूव जो मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ तक चली गई है, वो क्या इतना बड़ा मूव निकल चुका है। यही मूव को अगर आपने फाइंड करना है, ये आपको लोअर टाइम फ्रेम आपको फाइंड करवाएगा। कैसे करवाएगा, अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके बाद आपने जाना होता है M5 से M15 तक, हम चलते हैं सीधा M5 के ऊपर। M5 पे आगे, ये M5 पे ये लो लगा हुआ। अब M5 के अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्विंग हाई कहाँ पे पड़ा हुआ, बताएं ना मुझे, इस लेग के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है। सर ये वाली जो ब्लैक आ रही है, ये वाली फर्स्ट वाली ना? ये इसकी बात करें? हाँ जी सर, आप इसी में से पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, इस लेग के अंदर से मैं पूछ रहा हूँ ना। सिंघाई। जी, तो ये रहा कहाँ पे? मेरा स्ट्रक्चर। सर ये वाले की सिंघाई। बात कर रहे हैं, ये कौन सा? सर ये ऊपर टॉप पे है, ये वाला। इसकी बात कर सर रहे हैं, ग्रीन कैंडल के ये वाला, साथ में, जी सर। ये वाला, ओके। आपका जो अकॉर्डिंग जो स्विंग हाई सर, है वो ये है, ओके। सर नहीं नहीं नीचे। हाँ जी नीचे हाँ जी, कौन सा? इधर इधर।
इधर इधर या से। इधर? सर ऊपर ऊपर ही। ये जहां पे मार्क किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग आपके पास ये है। ठीक है, अब ये आपके पास M5 के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको और प्यारी पिक्चर दिखाऊं इसकी। M5 के अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल एक्यूरेट बताया, आपका एमएसएस कहाँ पे हो चुका है इसके ऊपर। देखिए, M5 ने आपको एमएसएस जल्दी बता दिया ना M5 ने कि यार यहाँ पे एमएसएस हो गया। M30 ने कहाँ पे बताया था? ये मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ। ये आपके पास एमएसएस जो है वो M30 का, ये आपके पास किसका है? M5 का। ठीक है, अब देखें M5 ने कितनी जल्दी इसकी निस्बत बता दिया। ये देखें, ये यहां से यहां तक अगर आप गैप जो है वो मार्क करें, 83 पॉइंट्स यानी 830 पिप पहले इसने आपको एमएसएस बता दिया M5 ने। इसलिए हम जो है वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे फर्दर बताता हूँ कि यहाँ पे आपके पास M5 के अकॉर्डिंग उसने ये आपको बताया। ठीक है, ये आपके पास एमएसएस बन चुका है। ठीक है, अब अच्छा उसके सर, ये बाद मतलब सर ये जो आपने पहले मार्क किया M30 पे, जी, तो मतलब हमारा टारगेट 30 तक जाएगा, इसलिए हम वहां तक अपना वो लेंगे। मैं वही बात करूँ ना कि M30 तक बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि मार्केट ने तो उस एरिया तक जाना होता है ना, ऊपर जाना होता है ना। नहीं सर, तो जब हम इंट्री M5 पे ले रहे हैं, यहाँ हाँ पे जी, हमारा MS हुआ है। आपने ऊपर बताया कि ऊपर लेट हो रहा है M30 पे, जी, है ना? तो हम M5 पे, आपने अभी मुझे बताया, हमें दिखाइए कि 800 तक ये ऊपर जाएगा। जी। तो वो हम नहीं जो देखे टारगेट मैं, करना होता है वो इसी बेस पे करना होता है। एग्जैक्टली मैं वही बात करना चाह रहा हूँ ना कि M30 पे बहुत लेट है। मतलब वहां पे अगर आपका टारगेट ही निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप टारगेट इस लिक्विडिटी को कर रहे थे, इसको इसी को टारगेट कर रहे थे ना, ये सबसे ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, पूल ऑफ लिक्विडिटी। आप इस को टारगेट कर रहे थे, ये तो यहाँ पे कुछ बना ही नहीं था, और वो आपके पास निकल चुका होगा। बेशक आपका टारगेट ये एरिया हो, ठीक है, जो आपने जिसको टारगेट करना था वो तो ऑलरेडी निकल चुका है। इसलिए हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। जी सर, आप देखिए, आप थोड़ा सा अपना ये नीचे कीजिएगा स्क्रीन को, जो ये चार्ट है ना, जी, M5 और M30 दोनों नजर आए थोड़ा सा ऐसे की। सर देखिए, हमने अपना ये सारा देख लिया, ठीक है ना? हमने अपना लेवल बना लिया M30 पे, ठीक है। जी, हमने स्ट्रक्चर अपना सेट कर लिया, स्ट्रक्चर दे लिया, हम 30 पे लेवल वो लगा लिया। अब हम इंट्री M5 पे करें, हमने देखा ये इसका MSS हो गया। अब हमने इंट्री लेनी है। अभी आपने हमें इतना लेवल दिखाया कि ये 800 तक पिप्स तक जाता है, इतना ज्यादा है ना? तो हम्म। सर, हमने जब इसको मार्क करना है तो उस फौरन तो नहीं जाएगा, हमें तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जो इसमें ये हमारे जो लग जाते हैं, मतलब कि ये क्या क्या डाउन साइड पे आ जाती है, तो वो तो इसको ब्रेक करके हम 5 को नीचे आ रही है ना, तो फिर हमारा वो टारगेट किस तरह होगा? टारगेट मैं आपको बताता हूँ ना, अभी आपको जस्ट ये समझ आ गया। जी सर, ये इतना समझ तो आ है। गया। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका टारगेट होता है 1:2। ठीक है, आपका जो टारगेट आपने रखना होता है वो 1:2 होता है। अब आपके पास ये एमएसएस हो गया, मतलब कि आपको पता लग गया कि मार्केट आपका क्या कर चुकी है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी है। अब यहाँ पे आप कोई भी एंट्री मॉडल लगाओ। कौन सा एंट्री मॉडल लगाते हैं? कोई भी आप लगा लो। इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप वाला, मतलब कि ये यहाँ पे क्या है, ये सिंपल एवरेज ही है। आप इसको भी यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर सकते हो। कलर इसका हम लाइट करते हैं। ठीक है, ये या यहाँ पे देखें, ये दो आपके पास क्या, सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप जिसने मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये IFVG। अब कोई भी मॉडल आप इसको प्ले कर लेते हैं, ये IFVG वाला एमएसएस के बाद मार्केट FVG में आई, IFVG वाला आए, जोन सा भी मॉडल जिसकी आपको एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी लगती है उसके अंदर मार्केट आए, आप उसको क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। एक ये आपके पास पड़ा हुआ है। अब देखें क्या एमएसएस आपको रियल लग रहा है? एग्जैक्टली रियल लग रहा है, क्योंकि मार्केट का जो मूव है वो बड़ा फास्ट है। देखें इसके अंदर क्या है, यहाँ पे भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये भी यहाँ पे भी आपके पास बैक टू बैक 3 फेयर वैल्यू गैप। आप यहाँ से भी किसी भी लेवल से आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या मैंने आपको जो तरीका बताया था कि अगर आपके पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप आ गए तो वहां पे आप क्या कर लो, DRT लगा लो। DRT कैसे लगा लो? ये फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है, आपको देखने को मिला, ये माइनस है, ये 3 कॉन्जेक्टिव मिले, ये मिल गया, यहाँ पे भी छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मिल गया। आप कंफ्यूज हो गए कि यार यहाँ पे आपको कौन सा फेयर वैल्यू गैप पे जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो, इस लो से इस हाई तक आप DRT लगा दिया। अब आपके पास ये कंफ्यूजन है कि यार ये एमएसएस होगी, मुझे कहां से एंटर होना चाहिए। तो आपके पास जो 0.5 से नीचे नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है वो ये है, 0.5 की लाइन ये है। इनमें से किसी भी फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर मार्केट आपको एंट्री देती है तो आप यहां से एंटर हो। ठीक है, यहां से हो जाए, या 0.5 वाले एरिया, मतलब इस एरिया से नीचे नीचे जो भी फेयर वैल्यू गैप आपको एंट्री देता है वो आपको रिस्क टू रिवार्ड ठीक देगा। या यहाँ पे आप अपना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लगा लें। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लगाएं तो ये एरिया निकल के आ रहा है, ये वाला, इसकी आपका ऑप्टिमल ट्रेड एरिया का जो है वो एरिया आपके पास आ गया। मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ, रेड कलर OT वाला। ठीक है, अब मार्केट या तो ये OT वाला लेवल या इन लेवल के अंदर आए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेड को प्लान करेंगे। अब देखते हैं मार्केट एमएसएस के बाद जा रही है, आप वेट कर रहे हो, आप यहाँ पे वेटिंग में बैठे हुए हो, आपकी एंट्री या तो OT के अकॉर्डिंग यहाँ से बनेगी या DRT के अकॉर्डिंग भी आपकी इसी एरिया से बनती है। अब हम देखते हैं मार्केट कब आती है। उस टाइम के बाद मार्केट चलती चलती मार्केट इस एरिया के अंदर आके डिगिंग करती है, और किस लेवल तक आई है ये देखें। कुछ टाइम के बाद मार्केट आके सी लेवल के अंदर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और वो इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप वाले जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर मार्केट अब आ चुकी है।
अब यहाँ पे जैसे आई आपकी यहाँ से ट्रेड प्लान होगी, लॉन्ग पोजीशन आपकी ओपन होगी इस एरिया से, ये 50% है, ये आप चीजें रिमूव कर देते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका जो परफेक्ट तरीन स्टॉप लॉस है, जो मार्केट ने लो लगाया आप उसके नीचे एक दो पिप रखें, ये लो लगा था, ये देखिए सबसे ज्यादा लो मार्केट ने ये लगाया, इसके एक या दो पिप नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दें, या आपके पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके नीचे भी रख दें, क्योंकि मार्केट अगर इसको तोड़ेगी तो फिर ये इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप उसको छोड़ें। और 1:2 को आप टारगेट कर दें। 1:2 आपके पास कहाँ पे बनता है, हम इसको चेक करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, ये आपके पास 1:2 बना। इसके बाद मार्केट कहाँ जहां पे मर्जी जाए, आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं, आपकी एंट्री टैप हुई, 1:2 टारगेट आ गया। देखिए कितनी जल्दी आपने ये 72 यानी 720 पिप को आपने टारगेट कर लिया, हालांकि मार्केट M30 तक गई नहीं है, वो M30 वाले लेवल तक गई नहीं है, अभी एमएसएस M30 के अकॉर्डिंग किया ही नहीं, आप ट्रेड करके प्रॉफिट करके एग्जीक्यूशन करके आप इससे निकल चुके हो। ये जो बेनिफिट है ये मैं आपको बता रहा था M30 का, मतलब M5 के ऊपर हम क्यों शिफ्ट होते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे जाके M30 के अकॉर्डिंग अगर मैं M30 के ऊपर जाता हूँ, तो M30 के अकॉर्डिंग जाके कहीं यहाँ पे एमएसएस होना था, उससे पहले आप ट्रेड करके मार्केट से बाहर निकल चुके हैं, कितना परफेक्टली आपके पास है। और अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्या करें, 1:1 होगी, कुछ बुकिंग कर लें, रिस्क टू रिवार्ड फ्री करके, आपको पता है कि मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, आप यहां तक टारगेट कर सकते हैं। 1 जो है, मतलब यहाँ का अगर आप सेटअप देखें, अगर आप यहाँ से लेके चलते हैं सिंपल इससे 1 या आपके पास 1:3 का सेटअप बनता है, आप इस तरह का सेटअप भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट ने क्या किया, आपके इस लेवल के ऊपर किया। अब M30 के अकॉर्डिंग उसने ट्रेड नहीं दी, M30 के अकॉर्डिंग एमएसएस किया तो है, मतलब ये देखिए यहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग तो किया, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो क्या चली गया, मतलब कि कंटिन्यूएशन एग्रेसिव मूव खत्म हो गया। अब आप लोग बेचारे इसका M30 का वेट करते रहो, आगे उसका एग्रेसिव मूव ही खत्म हो चुका है, और ये मूव आगे अगेन कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे भी एमएसएस हो गया, जहां से यहाँ तक आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लगाएं, आपको ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपके पास एंट्री देगा, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी, यहाँ से मार्केट अगेन बाय निकल जाएगा। मार्केट यहाँ पे स्लो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्केट का जो है वो टाइम खत्म हो चुका है। ये देखिए ये जो टाइम है नीचे से चलता हुआ आ रहा है, ये देखिए हमारे पास कौन सा टाइम है, सारा न्यूयॉर्क का टाइम है, ये जो हमारे पास टाइम आ गया ये हमारे पास वो क्लोजिंग वाला, इसलिए मार्केट हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्लो हो चुकी है। उस चीज को भी हम छोड़ देते हैं जो हम चीज पढ़ रहे थे, अब वो आपकी क्लियर हुई कि हम क्यों यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जी सर, आप अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। अब मैं आपको और छोटे की टेक्निक बताता हूँ। आप ये तो M5 के अकॉर्डिंग था ना, M1 के ऊपर आप और जो चीजों को देखोगे आप और हैरान हो जाओगे कि मतलब हम क्यों शिफ्टिंग करते हैं। अब हम चलते हैं M1 के ऊपर, किधर गया M1, M5 है, अब M1 के ऊपर चलते हैं। M1 और जल्दी आपको एंट्री देगा, कैसे देगा, ये लो लगा हुआ, ये लो लग गया सबसे लो। अब इसमें आपने जो है वो एमएसएस देखना है, एमएसएस कहाँ पे बन रहा है, स्विंग आई, इस लेग में ऊपर जाए, यहाँ पे स्विंग आई नहीं है, ये हमारे पास क्या है, स्विंग आई है, ये हमारे पास क्या है, स्विंग आई है। मार्केट जब इसके ऊपर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, एमएसएस। M1 पे देखिए कितनी जल्दी उसने क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया, ये यहाँ पे था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, एमएसएस कर दिया, एमएसएस हो गया, ये फेयर वैल्यू क्या, ठीक है, जो एमएसएस से नीचे डिस्काउंटेड जोन के अंदर भी आ रहा है, आप या यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ये भी है, इनसे आपने क्या करें, या यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपना क्या करें, डीआरटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लें, ठीक है, डीआरटी का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें, यहाँ पे जाएं डीआरटी, ये देखिए 0.5 से नीचे नीचे या 0.5 के लेवल तक जो फेयर वैल्यू गैप आता है आप उसे एंटर कर दें। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप भी उसी में ही आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब मार्केट ने एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद मार्केट इस एरिया में आज रिस्पेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे आपको रिजेक्शन देख रही है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है मार्केट जा रही है। आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड के अंदर आप बैठ गए हो, बेशक यहीं से ही आप आ गए हो, और आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे है, 1:2 को आप टारगेट कर सकते हो, ये है 1:2, चेक करें। M5 से पहले पहले, M5 का एमएसएस ये होना है, उससे पहले पहले आप ट्रेड के अंदर एंटर होके अपना प्रॉफिट ले चुके हैं, ये देखें, ये आपका टारगेट अचीव होगा, ये आप 1:2 भी आप इसको कर सकते हैं ये। और आप अगर इसको M5 के तरीके से, अब आप अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं M30 तक मैं आपको होल्ड करवाऊं, तो आप देखें ये, अब हम चलते हैं जरा थोड़ी बिगर पिक्चर के ऊपर, चेक करें वो ट्रेड कितनी जल्दी आपको मिल गई है, फौरन से पहले वाला सीन हुआ है ट्रेड मिलने वाला, आपको ट्रेड मिली, और कितना बड़ा आप टीपी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका अचीव हुआ है 117 पॉइंट, मीन्स के 1170 पिप्स। और रिस्क आपका कितना सा, ये छोटा सा, एक दो पिप नीचे रखना होता है स्प्रेड की वजह से, 1:6 का टीपी बनता है। अब देखें जितने लो टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं आपको उतनी जल्दी एंट्री मिल रही है, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं उतनी लेट आपको एंट्री मिल रही है। 1:2 तो आपका यहाँ पे ही हो गया था, ये चेक करें, ये M5 तक जाने तक आपका 1:2 बनता है। आप पहले ही जहां पे M5 ने जाके स्ट्रक्चर करना है, आप उससे पहले ही मार्केट के अंदर से 35 यानी 350 पिप्स लेके वैसे ही निकल गए मार्केट से। थोड़े मैं कहता हूं कि आप एक दिन के अंदर 100 से 120 पिप या 150 पिप तक आप ले लेते हो तो आप परफेक्टली चल रहे हो।
ये तो फिर तीन यानी 35 यानी 350 पिप्स है। अच्छा खासा मूव है। आप अगर 0.1 की लॉट लगाए तो ये $350 $350 बनते हैं। तो ये हमारे पास जो है अलाइनमेंट का जो है वो बेनिफिट था। आप मुझे बताएं अलाइनमेंट की समझ आ गई है? जी सर, अब आइए समझ कि ये अब किसी समझ के आइए साथ ना कि क्यों नहीं करते हैं कि एक दूसरे से देखिए कितनी जी। जल्दी। अब M30 पे तो एंट्री नहीं मिली, M30 तक का तो आप वेट करते ना, उसने वहां पे M30 पे गया, उसके बाद वो मार्केट का टाइम पूरा एंट्री नहीं हुई, ये इतना बड़ा मूव वैसे ही निकल चुका। इसलिए अब सर जो है वो अब आगे। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने पढ़ा एमएसएस तो मैंने आपको बता दिया, अब CISD भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो चलते हैं M5 के ऊपर। एमएसएस हमारे मार्क हुए हैं। मैं जरा ये ट्रेड वाला क्लोज कर देता हूँ। M5 के अकॉर्डिंग देखते हैं। M5 के अकॉर्डिंग आ रही है, इस लेग के अंदर अपोजिट कैंडल देखनी है। ठीक है, अब अपोजिट कैंडल कहाँ पे, ये भी मैं बॉक्स रिमूव करूं ताकि ये भी तंग कर रहा है। अपोजिट कैंडल कहाँ पे है, अब इस लेग के अंदर आए। जो अपोजिट कैंडल आपके पास कहाँ पे बनी हुई है, अब ये लो लगा हुआ है, इससे नीचे है, इसको हम इग्नोर करते हैं। इस पे आ जाए। ये डॉजी टाइप कैंडल को वैसे भी इग्नोर करना है, अगर आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए इस तरह की कैंडल मिल रही है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लेते हैं। ये लो लगा हुआ है, ये अपोजिट कैंडल हमारे पास, ये कौन सी है, ऑपोजिट कैंडल। अब ये इस ऑपोजिट कैंडल को चेक करें, इस कैंडल के इनसाइड आ रही है, तो हम इसको कभी भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के तौर पे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रही है, इस कैंडल के अंदर आ रही है, तो इसका कोई भी हाई नहीं लगा हुआ, तो हमारे पास ये जो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए नहीं। आ जाए, ऊपर आ जाए। अब हमारे पास मार्केट में अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट ने क्या किया हुआ है कि उस लो को फर्दर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। इसके नीचे देखें, इसमें इसके नीचे क्लोजिंग आई हुई है? नहीं आई हुई। देखिए जिस तरह आपके पास, अगर आप इस लो को देख रहे हो तो इसके नीचे हमारे पास क्या हुआ है, क्लोजिंग नहीं आई हुई। अब अगेन वहीं पे आ जाए, मार्केट के पास हमारे पास जो लो लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है, इसको नीचे आया। अब ये देखें, ये लो है, ये वीक को छोड़ दें, ये लो लगाया हुआ है मार्केट ने, उसके बाद देखें ये क्लोजिंग आई हुई, ये से नीचे क्लोजिंग आई, वही जो रूल मैंने आपको पहले बताया था, उससे नीचे क्लोजिंग आई हुई है। तो हमारे पास जो लास्ट ऑपोजिट कैंडल है, अब इस लेग के अंदर यहां से आ रही, तो ऑपोजिट कैंडल आपके पास जो कौन सी ग्रीन कैंडल, वो आपके पास ये है। अब ये कंसेक्टिव आ गई है, तो हम इन दोनों को लेंगे। इसकी ये जो ये हमारे पास बॉडी है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मतलब एमएसएस भी और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी दोनों आसपास है। इसी तरह अगर आप चले जाए M1 के ऊपर, M1 के ऊपर जाके देख, अब यहाँ पे आए, इसके अंदर यहां से देखें लास्ट ऑपोजिट कैंडल, ये फिर इस कैंडल के अंदर आ रही है, देखें उसका इनसाइड कैंडल है, तो ये हमारे पास नहीं होगी। अब फिर देखते हैं, इससे ऊपर चले जाएं तो ये हमारे पास आ गई। अब चेक करें, ये लो लगा हुआ, क्या इस लो के नीचे फर्दर क्लोजिंग हुई भी है? एग्जैक्टली कैंडल की बॉडी के साथ क्लोजिंग हुई भी है, हुआ हुआ है वो वाला सीन। एग्जैक्टली उसके नीचे क्लोज हुई है, फर्दर लो लगा हुआ। अब ये जो कैंडल है, इसकी ये क्लोजिंग है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, CISD होगी। अब देखें, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और एमएसएस आपको दोनों पास पास ही मिलेंगे। एक ही नाम है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नए नाम से एक ही चीज है, नए नाम से हमें चिपका दी गई है। तो ये इस तरह, लेकिन हमने पढ़ना तो है, तो स्टडी तो करना है, तो हम इसको ले रहे हैं बस। कि थोड़ा सा हमें क्या होता है, फास्ट देखने को मिलता है। ये देखें, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, एमएसएस ऊपर होगा। CISD के बाद आपको जब CISD मिल गया, तो आप उसके बाद अगेन फर्दर यहाँ से जल्दी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन आपके पास फौरन से पहले एमएसएस भी हो गया। तो ये हमारे पास CISD का भी था। इसका सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। आपने इंडिकेटर्स में जाना है, ये देखें CISD विद अलर्ट्स नियो, ये देखिए, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। नियो MMXM के नेम से ये इंडिकेटर है, आप इसको अप्लाई करें 1.7। आपने जस्ट इसको एक दफा क्लिक करना है, ये आपके पास आपके चार्ट्स के ऊपर लग जाएगा, ये लेटेस्ट के ऊपर लगेगा। मैं जाता हूँ, ये अब जो है लेटेस्ट हमें दिखा रहा है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। और ये देखें, अब ये हमारे पास जो है, ये इसने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है। उसके बाद ये आपके पास जो अप साइड के लिए था, ये नेगेटिव डाउन साइड के देखें, मार्केट आ रही लास्ट ऑपोजिट कैंडल के जो के यहाँ पे हमारे पास हुआ है, इसके नीचे जैसी मार्केट है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो इसी तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हो फर्दर जाके। अब ये देखें, M30 के अकॉर्डिंग या H4 के, अब H4 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है, ये इसके ऊपर हमारे पास वो होगा एमएसएस होगा, और ये यहाँ पे हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कैंडल के ऊपर आ गई। बस इतना सा फर्क है इसके अंदर। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा, चार्ट के ऊपर समझ आ जाएगा। तो एक के ऊपर मैंने गोल्ड के ऊपर करके दिखाया, आप फर्दर सबके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है इसके ऊपर अच्छे से ग्रिप बन जाएगी। सर ये काम तो दोनों सेम एक ही करते हैं ना? जी जी बिल्कुल सेम ही करते हैं, लेकिन एक नई चीज है तो हम फिर उसको भी साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप एक एमएसएस के ऊपर ग्रिप बना लें, CISD को अपने रजिस्टर के ऊपर नोट करके लिख लें, कल को आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वीडियोस और भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, एक के ऊपर ग्रिप बना लें, जब टाइम के साथ साथ जब चीजें आपकी इंप्रूव होती जाएंगी, फिर आप जो है वो क्या नाम है, इसको भी सीख लेना। चलें, ये आपको समझ आ गया, तो हम फिर अब सेशन को क्लोज करते हैं।